नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने इस चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। पिछले सत्र में हमने बिहारी रत्नाकर के 1 से 5 तक ग्रहों का अर्थ समझते हुए उनके विश्लेषण का प्रयास किया। आशा करती हूँ कि वो अर्थ सहित आपके समझ में आए होंगे। अब इस सत्र में मैं अगले 5 ग्रहों का अर्थ समझाते हुए उनके विश्लेषण का प्रयास करूंगी। अगला दोहा है, सालती है नट साल सी, क्यों निकसती नाही, मनमथ नेजा नोक सी, खूबी खूबी जिय माही। सबसे पहले हम शब्दार्थ समझने की कोशिश करते हैं। सालती है, सालती का अर्थ होता है पीड़ा देना या कष्ट देना। नट साल सी, नट साल का अर्थ होता है जो बर्छी या जो भाला होता है उसका जो अग्र भाग होता है, उसकी जो नोक होती है उसको बोला जाता है नट साल। मनमत का अर्थ है कामदेव, नेजा का अर्थ होता है भाला, और खूबी खूबी यहाँ यमक अलंकार है। तो एक खूबी का अर्थ होता है कान में पहने जाने वाला आभूषण जिसका आकार जो भाला है उसके अग्रभाग अर्थात उसके फलक के समान होता है। और दूसरी खूबी का अर्थ होगा यहाँ चुभना या घसना। अब अर्थ समझते हैं। इस दोहे में प्रसंग यह है कि नायिका ने अपने कान में खूबी नामक आभूषण पहन रखा है और नायक ने जैसे ही नायिका को देखा तो उसकी जो यह छवि है वो नायक नायक है उसके मन में धस गई है और नायक ऐसी नायिका से मिलने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। तो प्रस्तुत दोहे में नायक के मिलन की यही उत्कंठा व्यक्त हुई है। नायक नायिका की सखी से कह रहा है कि खूबी, नायिका ने अपने कान में जो खूबी पहन रखी है, यह सखी नायिका ने उसके कान में जो आभूषण पहन रखा है, जिये माही, जिये यानी हृदय में, माही यानी अंदर, कि वह आभूषण मेरे हृदय के अंदर खूबी यानी चुभ गया है या धस गया है। और किसके समान चुभ रहा है? सालती है नट साल सी, और नट साल अर्थात बर्छी के अग्रभाग के समान या कांटे की नोक के समान वो मेरे हृदय में साल रहा है, मेरे हृदय को पीड़ित कर रहा है। क्यों निकसती नाही, मैं उसको बार बार निकालने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो निकल नहीं रहा है। मनमथ नेजा नोक सी, और कामदेव के भाले की नोक के समान वो खूबी मेरे हृदय में धसी हुई मुझे बार बार पीड़ित कर रही है। तात्पर्य यह है कि मेरी वो पीड़ा तभी समाप्त होगी जब मैं नायिका से मिल लूंगा। अगर अलंकार की बात करें तो निकसती नाही और नेजा नोक, यहाँ न वर्ण की एक एक बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ 6 का अनुप्रास अलंकार है। और खूबी और खूबी इसमें अलग अलग अर्थ होने के कारण यमक अलंकार है। अगला दोहा है, जुगती जोन में मिली गई, नेक न होती लखाई, सोंधे के डोरी लगी, अली चली संग जाए। कवि बिहारी की कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की जो समाज शक्ति है वो इस दोहे में अच्छी तरह से देखी जा सकती है। इस दोहे में कवि ने शुक्लाभी सारी नायिका का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। शुक्लाभी सारी का नायिका वह नायिका होती है जो चांदनी रात में अपने प्रेमी से छिप करके मिलने जाती है। शब्द का अर्थ देखते हैं, शुक्लाभिसार, अभिसार होता है प्रेमी से छिप करके मिलना। तो इस दोहे में प्रसंग यह है कि जो नायिका है वो अपनी सखी अपनी दूती को साथ में लेकर नायक से मिलने के लिए चांदनी रात में जा रही है। तो नायिका का जो शरीर है वो भी चांदनी के समान उज्जवल है और वो चांदनी में मिलकर के एकाकार हो गई है। दोनों में कोई भेद नहीं दिखाई दे रहा है और नायिका की सखी नायिका की दिखाई नहीं देने के कारण दुविधा में पड़ गई है। इसी प्रश्न का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि जुगती यानी वह युवती, वह नायिका, जोन यानी चांदनी में मिल गई है। कि जब नायिका अपनी सखी को या अपनी दूती को साथ में लेकर नायक से चांदनी रात में मिलने गई तो
दृश्य कैसा था कि आसमान से चांदनी बरस रही है और धरती पर जो नायिका जा रही है उसका शरीर भी चांदनी के समान बिल्कुल उज्जवल और गौरवर्ण है। तो वह जोन यानी चांदनी मिल गई, बिल्कुल पूरी तरह मिल गई है। नेक न, नेक यानी थोड़ी सी भी, लखाई यानी दिखाई देना, और वो थोड़ी सी भी दिखाई नहीं दे रही है, अर्थात चांदनी और नायिका मिलकर एक हो गई है। अब नायिका की जो सखी उसके साथ गई है, उसके यह समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो नायिका के पीछे पीछे जा रही थी, तो नायिका चांदनी में मिल गई, अब उसे अपनी सखी नहीं दिखाई दे रही है। उसने क्या किया है, सोंधे के डोरई लगी अली चली संग जाए, कि सोंधे यानी सुगंध, सुगंध के डोरे यानी डोर के सहारे वह अली यानी वह सखी चली चली जा रही है, सखी यानी साथ में। तो उस नायिका के शरीर से जो सुगंध आ रही है, उस सुगंध के सहारे सहारे वह उस नायिका के साथ साथ चली जा रही है। अलंकार की बात करें तो जुगती झोन में ज वर्ण की एक बार आवृत्ति है, अतः 6 का अनुप्रास अलंकार है। भ्रांतिमान दूसरी पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है, और अली शब्द का एक अर्थ भ्रमर भी यहाँ ले सकते हैं, इसमें श्लेष अलंकार है। अगला दोहा है, हो रीझी लगी रीझी हो छेर छवि ने लाल सोन जुगी सी मोटी दुखी मिलत मालती माल। इस दोहे में जो नायिका है उसके अपूर्व सौंदर्य का वर्णन उसकी दूती नायक के समक्ष कर रही है। वो सभी नायक को रिझाने हेतु उसकी लावण्य का वर्णन करते हुए कह रही है, ताकि नायक के मन में भी नायिका के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो सके। सखी नायक से कह रही है कि हे नायक, वो नायिका इतनी अद्वितीय या इतनी सुंदरी है कि हो यानी मैं खुद रीझ यानी रीझ गई, उसके उस अपूर्व सौंदर्य को देखकर, उसके लावण्य को देखकर मैं एक औरत होते हुए भी, एक स्त्री होते हुए भी उस पर रीझ गई, उस पर आसक्त हो गई। लख यानी देखकर रीझियो यानी रीझ जाओगे, छवि ही उसकी छवि को देखकर, छबीले लाल, ये छबीले लाल, छबीले लाल इसलिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि जो नायक है वो रसिक स्वभाव का है, तो ये रसिक स्वभाव वाले छबीले लाल उसकी छवि को, उस नायिका की छवि को देखकर रीझियो यानी आप भी उसके ऊपर रीझ जाओगे। अब नायिका के जो सौंदर्य है वो कैसा है कि सोन जूही सी मोती मोती मिलत मालती माल। बस सखी नायक से कह रही है कि नायिका ने अपने गले में मालती माल, मालती की माला पहन रखी है, और मालती की जो माला होती है उसके पुष्पों का रंग होता है सफेद, और नायिका का जो शरीर है वो गौर वर्ण का है, सुनहरा है। तो जब उस माला पर जो नायिका ने अपने गले में धारण कर रखी है, उस माला पर नायिका के शरीर की द्युति, द्युति यानी चमक या कांति, उस शरीर की स्वर्णिम आभा या स्वर्णिम कांति जब उस माला पर पड़ती है और वह आभा, वह चमक उस माला में मिलती है, तो माला कैसी हो जाती है, सोन जुगी सी, वो सफेद रंग की माला भी स्वर्णिम अर्थात सोन जुगी की माला के समान सुंदरी हो जाती है। अलंकारों की बात करें तो छबीले, छबीले में वर्ण की आवृत्ति के कारण प्रास अलंकार है। मिलत मालती माल में मैं वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने के कारण प्रत्यनुप्रास अलंकार है, और सोन बीसी में इसमें उपमा अलंकार है। अगला दोहा है, बह के सब जियती कहत होर कुठोर लखे न छिन और से ए छवि छाके नैन। इस दोहे में जो पूर्वानुरागिनी नायिका है उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। पूर्वानुरागिनी नायिका वह नायिका होती है जिसके हृदय में नायक को लेकर पहले से ही प्रेम है। तो यहाँ पर जो नायिका है वो नायक के प्रेम में इतनी अधिक आसक्त हो गई है कि कहाँ पर अपने भाव को व्यक्त करना है और कहाँ पर अपने भाव को छिपाना है, इसका उसके नेत्रों को पता ही नहीं रहता। तो नायिका की सखी है, उसको डर है कि कहीं नायिका गलत जगह पर अपने भाव को अभिव्यक्त न कर बैठे, इसलिए वो नायिका को जब सचेत करती है तो नायिका अपने हृदय की प्रेम दशा को या अपने हृदय की प्रेम दशा का वर्णन करते हुए सखी से कह रही है, ये सखी तुम मुझे समझाने की कोशिश करती हो, लेकिन मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ है कि एक छवि छाके नैन, कि जो मेरे नैन है, जो मेरे नेत्र है,
उस छवि, किसकी छवि में? उस नायक की छवि के सौंदर्य में छक गए यानी तृप्त हो गए हैं कि जो मेरे नेत्र है उस नायक के सौंदर्य की छवि में छके हुए हैं। और छके, छाके शब्द का अर्थ एक यह भी होता है कि मदिरा पान किया हुआ जो व्यक्ति होता है, जो मदिरा के मत से बिल्कुल मतवाला हो जाता है, उसको भी छाके बोलते हैं। तो नायक की सौंदर्य रूप मदिरा का पान किए हुए जो मेरे नेत्र हैं वो क्या करते हैं? बह गए हैं। इस तरह मदिरा पान करने के बाद व्यक्ति बह जाता है, उसको होश नहीं रहता, उसी तरह मेरे जो नेत्र है वो भी उस नायक की छवि का पान करके बिल्कुल बहक गए हैं। सब जिए की तहत नशा होने के बाद व्यक्ति अपने हृदय की बातों को मदिरा पान करके अपने हृदय की पूरी बातों को व्यक्त कर देता है। तो मेरे हृदय, जो मेरे नेत्र है, उसने भी नायक की छवि रूपी मदिरा का पान कर लिया है। तो सब जिए की कर मेरे हृदय के जो जो भाव है उन सारे भावों को हृदय के सामने व्यक्त कर देते हैं। और भावों को व्यक्त करते हुए क्या करते हैं? ठोरू, उचित स्थान को ठोरू, अनुचित स्थान को यह भी नहीं देखते कि कौन सी तो ठोरता, कौन सी तो भाव को अभिव्यक्त करने के लिए उचित जगह है, कौन सी अनुचित जगह है। अर्थात उचित जगह और अनुचित जगह की परवाह किए बिना ये कहीं पर भी अपने भाव को अभिव्यक्त कर देते हैं। क्षण और से क्षण भर के लिए अलग तरह का व्यवहार करते हैं और अगले ही क्षण ये अलग तरह का व्यवहार करते हैं। तो इन नेत्रों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। अर्थात मदिरा पान करने के बाद जिस तरह से व्यक्ति की विवेक शक्ति जाती रहती है, तो ये सखी मेरे नेत्रों की भी विवेक शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है। अलंकारों की बात करें तो छवि छाके में ठेक अनुप्रास अलंकार है। छिन्न और से में भेदातिशयोक्ति अलंकार है। अगला दोहा है फिरी फिरी चिकुत ही रहत टूटी लाज की लाओ अंग अंग छवि झोर में भयो घोर की नाव। इस दोहे में भी जो नायिका है वो नायक के प्रति पूरी तरह आसक्त है और अपने भावों को, अपनी जो अंतरंग सखी है उसके समक्ष वो अपनी मनोदशा का वर्णन कर रही है। नायिका का मन न चाहते हुए भी बार बार उस नायक के प्रति आकृष्ट हो रहा है। तो इस दोहे में कवि ने नायिका की इसी व्यवस्था का वर्णन किया है। पहले हम कुछ शब्दों का अर्थ समझते हैं। फिरी फिरी यानी बार बार, चित यानी मन या हृदय, टूटी लाज की लाव, लाव वह रस्सी होती है जिससे जो नौका है उसको समुद्र किनारे या नदी के किनारे बांधा जाता है। अंग अंग छवि झोर, झोर का अर्थ होता है गोलाकृति में घूमने वाली कोई भी वस्तु, या झोर से तात्पर्य ले सकते हैं झूमर। भयो घोर की नाव, घोर, घोर का अर्थ भंवर, अर्थात जब लहरें गोल गोल चक्कर में घूमती है तो एक तरह का भंवर बनाती है। तो घोर का तात्पर्य यहाँ भंवर से है। अब हम अर्थ समझते हैं। नायिका अपनी सखी के सामने अपने हृदय की मनोदशा का वर्णन करते हुए कह रही है कि हे सखी, मैं चाहती हूँ कि मैं उस नायक के प्रति उसकी तरफ से अपने चित्त को हटा लूं, लेकिन फिरी फिरी चित्त उत ही रह लूं। मेरा मन उसमें इतना आसक्त हो गया है कि न चाहते हुए भी बार बार मेरा मन उधर ही रहता है। क्यों? टूटी लाज की लाओ, कि लज्जा रूपी जो रस्सी है वो टूट गई है। तो लज्जा का भाव होता है वो युवती के सर में एक तरह से बंधन का काम करता है। लज्जावश जो नायिका है या युवती है वो अपने भाव को छिपाने की कोशिश करती है। तो नायिका यह कह रही कि जो लज्जा थी, लज्जा रूपी जो रस्सी थी जो मुझे नायक के पास जाने से रोकती थी, वो रस्सी तो टूट चुकी है। तो उधर की ओर से या नायक की तरफ जाने वाली या नायक की तरफ से रोकने वाली जो रस्सी है वो टूट चुकी है। वो लज्जा रूपी रस्सी है वो पूरी तरह टूट गई। अतः मैं न चाहते हुए भी बार बार मेरा मन उधर ही जाता है। भयो घोर की नाव, यहाँ एक शब्द आया लाव, लाव यानी वह रस्सी जो नाव को किनारे पर बांध देती है ताकि नाव लहरों की तरफ न जाए, लहरों में न बहे। तो जब लाव टूट जाती है, वह रस्सी टूट जाती है, तो नाव की दशा क्या हो जाती है कि नाव घोर यानी उस भंवर में फंसकर रह जाती है। वह बार बार किनारे की तरफ आना तो चाहती है लेकिन भंवर में फंसने के कारण
नाव किनारे की तरफ नहीं लौट पाती। तो मेरी दशा भी उस भंवर में फंसी हुई नाव की तरह ही हो गई है। और क्यों हुई है कि अंग अंग छवि झोर में, कि जो मेरा मन है उस नायक के शरीर के अंग अंग की छवि के झोर यानी झूमर में फंस गया है। मेरा जो मन है, मेरा जो चित्त है, वो उस नायक के शरीर के अंग अंग, उसके शरीर के प्रत्येक अंग की छवि कि झूमर में इस तरह फंस गया है कि उसकी दशा भंवर में फंसी हुई नाव की तरह हो गई है। तो न चाहते हुए भी मेरा चित्त बार बार उतरी जाता है। अलंकार देखें तो फिरी फिरी शब्द की आवृत्ति निकालन या प्रकाश है। अंग अंग पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भयऊ भोर में, भय शब्द की एक बार भय वर्ण की एक बार आवृत्ति है। अध्यक्ष का प्रकाश अलंकार है। लाज की लाव छवि झोर में रूपक अलंकार है। अगली क्लास में हम आगे के जो दोहे हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे।